नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज, जो एक भरोसे और एक विश्वास का नाम है। और आपके इसी प्यार ने हमें निरंतर आगे बढ़ने और सच को सच की तरह दिखाने के लिए प्रेरित किया है। अपनी इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एएनबी न्यूज ने खबरों के प्रवाह को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और इसी कड़ी में स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। सुबह की ताजगी के साथ देर रात तक की हर हलचल तक, आपकी राजधानी के आसपास घटने वाली हर बड़ी घटना और आप पर पड़ने वाले हर एक असर तक, राजधानी की राजनीति के गलियारों की हर हलचल, राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर एएनबी न्यूज की पैनी नजर है। अगर खबर है आपकी राजधानी की मतलब की, तो हम पहुंचेंगे सच की हर हद तक, क्योंकि खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन राजधानी की खबरों का निचोड़ हम आपको दिखाएंगे राजधानी लाइव में। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून और दिल्ली की बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे इन 4 तस्वीरों पर। पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां पर 21 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की। ये सत्र 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, जबकि शिवराज सरकार बजट भी पेश कर सकती है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो विधानसभा का प्रसारण इस बार हरियाणा निवास से होता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर हरियाणा निवास के अंदर बिग स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से न्यूज चैनल विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण देख पाएंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर बीजेपी नेताओं को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और अब कई नेताओं की वापसी भी पार्टी में हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के एमसीडी के सफाई कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे इन कर्मचारियों को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है, जिसको लेकर ये कर्मचारी प्रदर्शन करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। मध्य प्रदेश विधानसभा के 21 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इसके माध्यम से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक और कृषि विकास दर के आंकड़े सामने रखे जाएंगे। इसके साथ ही साल 2020 और 21 के लिए बजट अध्यादेश के स्थान पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विनियोग विधेयक प्रस्तुत करेंगे। यही नहीं, सरकार नगरीय निकाय चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संशोधन विधेयक लाएगी। इसके माध्यम से प्रदेश में एक बार फिर मतदाता ही सीधे महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। बता दें कि यह सत्र 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, जबकि शिवराज सरकार बजट भी पेश कर सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र 21 सितंबर से शुरू होने वाला है। ये सत्र 3 दिन तक चलेगा, जिसमें बजट पेश हो सकता है। और इसी के साथ प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक और कृषि विकास दर के आंकड़ों को भी सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही कई अध्यादेश भी इस सत्र के दौरान पास हो सकते हैं। और इसी के साथ सरकार नगरीय निकाय चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन के संशोधन विधेयक भी लेके आएगी। इसके माध्यम से प्रदेश में एक बार फिर से मतदाता ही महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इस सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है। और ये भी बात है कि शिवराज सरकार इसमें 2020 और 21 के बजट का अध्यादेश भी ला सकती है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर खास चर्चा करेंगे और आपको इसके छोटी से छोटी हर एक कड़ी पर जानकारी देंगे।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र 21 सितंबर से शुरू होने वाला है और ये सत्र 3 दिन तक चलने वाला है, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे और साथ ही क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक और कृषि विकास दर के आंकड़े भी सामने रखे जाएंगे। आपको बता दें कि 2020 और 21 के लिए बजट अध्यादेश के स्थान पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विनियोग विधेयक प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए वहां पर बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है, साथ ही विधानसभा को भी सैनिटाइज किया गया है। और इस विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार बजट भी पेश कर सकती है। ये विधानसभा सत्र 3 दिन तक चलने वाला है और साथ ही इस विधानसभा सत्र के दौरान ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। इस विधानसभा सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, 21 तारीख से जो है विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, ज्यादा जानकारी। जी देखिए, कोरोना काल के समय से विधानसभा अभी तक बंद थी, विधानसभा सत्र स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आज 2 दिन पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अधिसूचना जारी कर 21 सितंबर से 23 सितंबर के लिए सत्र का आदेश जारी कराएं, क्योंकि यहाँ सत्र चुनाव से पहले हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में 27 विधानसभा पर उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव होने के पहले अभी तो उसमें विधानसभा में क्या है, जैसे अभी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है और ऐसे में शिवराज सरकार के बजट भी पेश नहीं करे तो शिवराज सरकार बजट भी पेश कर सकती है चुनाव को लेकर। तो ये सत्र को कई मायने में देखा जा रहा है। जी मैम। तो सुनील, जिस तरीके से यूपी सरकार पर भी विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने आनन फानन में जो है जितने भी विधेयक थे वो पास किए, तो क्या ऐसा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल कार लगा जा रहे हैं आनंद फानन में, क्योंकि कई ऐसे जो शिवराज सरकार ऐसे कई जनता के हित के लिए चुनाव को देखते हुए ऐसे कई बजट पेश कर सकती है, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिले। जी, तो क्या ऐसी भी बात है कि जो विपक्ष जो सरकार से नाखुश है वो लोग वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर विरोध भी कर सकते हैं? बिल्कुल, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष न होने के कारण प्रोटेम स्पीकर के सहारे विधानसभा चल रही थी। तो इसको लेकर कई विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे थे। इसको लेकर आनंद फानंद में एक अधिसूचना जारी होने के बाद यहाँ 3 दिवसीय विधानसभा सत्र रहेगा। इस सत्र में शिवराज सरकार अपनी कहीं और पिटारे खोल सकते हैं। जी सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि 21 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर वहां की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।
और अगली खबर की बात करते हैं। 25 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को लेकर विपक्ष आज से ही रणनीति बनाने की कवायद में जुटा हुआ है और साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी को लेकर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। उनके अलावा कुछ और विधायक भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। इस बार विपक्ष कई बड़े मसलों को लेकर सत्ता पक्ष को सदन के अंदर और बाहर घेरने का प्रयास करेगा। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा का प्रसारण इस बार हरियाणा निवास से होता हुआ नजर आएगा। इसे लेकर हरियाणा निवास के अंदर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से न्यूज चैनल विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण देख पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही कोरोना ने दस्तक दे दी है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे और 5 अन्य विधानसभा कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से लगातार इसको लेकर सुरक्षा रखी जा रही है। आपको बता दें कि 25 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और ये सत्र 3 दिन तक चलने वाला है। और साथ ही इसी सत्र को लेकर जो है विपक्ष ने उसने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा और इस बार विधानसभा का प्रसारण हरियाणा निवास से होने जा रहा है। हरियाणा निवास के अंदर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से प्रसारण देखा जा सकता है। लेकिन विधानसभा के सत्र से पहले कोरोना ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है और वहीं विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे और 5 अन्य विधानसभा कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत कपूर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, देखिए 25 अगस्त से यानी कल से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। 3 दिन के लिए सत्र जो है वो बुलाया गया है, जिसमें कई बड़े एजेंडों पर चर्चा होगी, कई बिल जो हैं वो पास किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से प्रदेश के अंदर 75% नौकरियां, चाहे वो सरकारी विभाग हों चाहे वो प्राइवेट संस्थान हों, वहाँ पर केवल हरियाणा वासियों को दी जाएँ, इसको लेकर भी एक प्रस्ताव जो है वो सदन में रखा जा सकता है, जिस पर चर्चा के बाद उसको सर्वसहमति से मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि पहले ही एक इसी तरह का प्रस्ताव जो है वो हरियाणा के राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने उसको मंजूरी दिए बिना उस पर कहीं ना कहीं राय लेने के लिए आगे लोकसभा या फिर सीधे तौर पर कह सकते हैं राष्ट्रपति भवन भेजा था कि उस पर क्या इस तरह का कोई जो बिल है वो पास किया जा सकता है, कोई प्रस्ताव इस तरह का लाया जा सकता है। तो ऐसे में कई बड़े मसलों पर सरकार की तरफ से चर्चा की जा सकती है, कई बिल लाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पहले से भी बनाता हुआ नजर आ रहा है और अब भी आज से भी ये रणनीति बननी शुरू हो जाएगी। कई जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे उसमें विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गीता भुक्कल जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और भी कई कांग्रेसी लीडर जो हैं वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और आज रणनीति बनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि किन किन मसलों को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार को घेरा जाना है, क्योंकि बहुत से मसले हैं। चाहे उसमें हम शराब माफिया की बात करें, चाहे उसमें हम प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रहे ड्रग्स के मामलों की बात करें, चाहे हम किसानी से जुड़े मसलों की बात करें या अन्य मसलों की बात करें, बहुत से ऐसे मसले हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हावी हो सकता है। लेकिन ये सत्र क्योंकि कोरोना महामारी के बीच में हो रहा है, तो ऐसे में काफ़ी एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। तो इसी के लिए कहीं ना कहीं सिटिंग प्लान इस बार का इस तरह का बनाया गया है कि एक सीट पर एक ही विधायक बैठे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस बार दर्शक दीर्घा नहीं है, विधानसभा के अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति जो आके सेशन की कार्रवाई नहीं दे सकता। हर बार देखने में आता था कि दर्शक दीर्घा होती थी। इसके अलावा जो विधानसभा के अंदर अधिकारियों के जाने का सिलसिला है उसमें भी कुछ कटौती की गई है। इस बार मीडिया जो है वो विधानसभा परिसर के अंदर से कवरेज नहीं कर पाएगा। उसके लिए विधानसभा की बजाय इस बार हरियाणा निवास के अंदर प्रबंध किए गए हैं और आज एक बड़ा जो कह सकते हैं कि कोरोना कैंप भी विधानसभा परिसर के अंदर लगता हुआ नजर आएगा। ये कैंप इसलिए लगाया जा रहा है कि जिस भी व्यक्ति की विधानसभा में ड्यूटी है उसका पहले कोरोना का टेस्ट करवाया जाएगा और अगर उस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तभी वो व्यक्ति परिसर के अंदर एंट्री कर सकता है। इसमें चाहे विधानसभा कर्मी हो,
पुलिसकर्मी हो या फिर अन्य कोई अधिकारी हो। इसके अलावा विधायकों के भी आज से ही टेस्ट जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। सभी जिलों के जो सीएमओ हैं वो विधायकों के घर जाके उनके टेस्ट करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस महामारी ने कहीं ना कहीं हरियाणा के भी कुछ एक विधायकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सत्र की कार्रवाई से पहले ही ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके भांजे सहित विधानसभा के 5 कर्मी जो हैं वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। हालांकि ज्ञानचंद गुप्ता भी अपना टेस्ट करवा चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट आज आनी बाकी है, तो देखने वाली बात रहेगी कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन एहतियात जो है वो हरियाणा विधानसभा पूरी तरह से इस सेशन को लेकर बरतती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि 25 अगस्त से जो है हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। और इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सत श्री अकाल सरपंच साहब। सत श्री अकाल। हो की गल शिंदर सिया, बड़ी खंघ लगी है? खंघ ने तो मेरे वाटी कड्डे पे ने। फिर तू किते टेस्ट नहीं कराया? कराया सी सरपंच साहब, आ पिंड वाले डॉक्टर तो दवाई लेके आया सी। देख भाई, फिर तो तेनों हस्पताल जाके कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। कोरोना? मैनू सरपंच साहब, ना तो मेरे कोल कोई आया ते ना मैं किसे कोल गया। ओए अजकल कोरोना किसे नू भी हो सकता। आ देश विच आले दुआले नेड़े तेड़े कोरोना दे किन्ने मामले आ रहे ने। खंघ, जुकाम ते गले दा दर्द, ये भी उसे दे लक्षण ने। हुण की कीता जा सकदा है? तुरंत अस्पताल जाओ या मेडिकल हेल्पलाइन 104 ਨੂੰ संपर्क करो। कोरोना ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। मैं हुणे जाना ते टेस्ट करवाना। सुचेत रहो, कोरोना तो बचो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तराखंड में पार्टी के कुछ विधायकों की गुस्ताखियां और विवाद ने बीजेपी और सरकार को चिंता में डाल दिया है। कोरोना काल में जब संगठन और सरकार अपनी छवि चमकाने की कोशिशों में जुटी है, ऐसे में पार्टी के कुछ विधायकों की बयानबाजी और हरकतों से सरकार और संगठन को रक्षात्मक और असहज होना पड़ा है। लेकिन अब 2022 की तैयारी में बीजेपी उतर आई है और जो विधायक अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे उनकी वापसी को लेकर भी अब निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें विधायक प्रणब चैंपियन कई बार पार्टी से इतर बयानबाजी कर चुके हैं और विवादित हरकतों के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में पार्टी में वापसी के बाद विपक्ष भी बीजेपी पर आरोप लगाती हुई दिख रही है और राजनीतिक हलचल उत्तराखंड में काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी अब बाकी क्षेत्रों की तरह ही उत्तराखंड में भी अपनी तैयारी, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। इसके लिए बीजेपी के जितने भी जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की कवायद बीजेपी ने अब शुरू कर दी है और जो लोग पहले बयानबाजी कर चुके हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है। ज्यादा जानकारी के प्रतीक पाठक देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक, अब बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, उनको मनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से कि आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है, तब से कांग्रेस हो या फिर बीजेपी अपने उन बागियों को साधने का प्रयास कर रही है जिससे कि पार्टी मजबूत हो सके। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 4 विधायकों को नोटिस दिया गया था, अवमानना का नोटिस जिस तरीके से दिया गया था, उसमें 3 विधायक हाल ही के हैं, जिसमें एक महेश नेगी है और एक देशराज करवाल है।
लगातार पार्टी के इतर बयान दे रहे थे। ऐसे में जो प्रणब चैंपियन है, जो खानपुर से विधायक हैं, उनको 6 महीने पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लगातार अनगल बयान देते नजर आ रहे थे और उनके जो वीडियो वायरल हो रहे थे उससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि लगातार खराब हो रही थी, जिसके चलते पार्टी ने उनको 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन कल जिस तरीके से एक कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मौजूद रहे और साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत और तमाम जो प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू सहित तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। और ऐसे में कहीं ना कहीं बागियों को साधने का प्रयास अब बीजेपी करती नजर आ रही है। कुंवर प्रणब चैंपियन लगातार एक कद्दावर नेता के तौर पर देखे जाते रहे हैं, लेकिन एक विवादित बयान उन्होंने लगातार दिए हैं और जो पार्टी के इतर लगातार बयान जिस तरीके से दिए हैं, पिछले बीते दिनों की अगर हम बात करते हैं, तकरीबन 6 महीने पहले एक मीडिया कर्मी को धमकाने का काम उन्होंने किया था। उसके साथ ही एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें वो शराब का नशा करते हुए साथ ही तमंचे पर डिस्को करते नजर आए थे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको 1 साल के लिए निष्कासित किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है, तो ऐसे में बीजेपी अब उन बागियों को साधने का प्रयास कर रही है जिससे बीजेपी मजबूत हो सके और जो बागी नेता है वो कहीं ना कहीं और पार्टियों में ना जा सके। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया जा चुका है कि 70 सीटों पर जब चुनाव लड़े जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के पास कोई बेहद लोकप्रिय चेहरा नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस के बागियों को साधने का प्रयास करती है। तो ऐसे में बीजेपी अब फूंक के कदम रख रही है और 2022 की तैयारी में जुट चुकी है। कार्यकर्ता हो या फिर उनके जो पूर्व जो विधायक हो, जो बागी हो चुके हैं, ये तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनको साधने का काम बीजेपी करती नजर आ रही है। जी प्रतीक, क्या अब सच में आपको लगता है कि बीजेपी आप जो पार्टी है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है उत्तराखंड में? पूजा, एक बात इसमें सोचना होगा कि पार्टी जो बीजेपी है लगातार उसका कुनबा काफी बड़ा है और काफी बड़े नेता उस पार्टी में मौजूद हैं और जो तकरीबन जो 1.5 साल है उसमें मुख्यमंत्री लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। कमजोरी की बात के तौर पर देखा जाए तो सभी पार्टियां 2022 की तैयारी में जुटी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे फिर बीजेपी हो, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां और काफी इनका जनाधार भी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में काफी बेहद रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी में कमजोरी ना हो, अगर 2-4-5 सीट भी अगर बीजेपी या कांग्रेस की जाती है तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी साबित होगी। बिल्कुल प्रतीक, कहीं ना कहीं कमजोरी साबित होगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में बीजेपी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं दिल्ली के एमसीडी के सफाई कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल कोरोना काल में कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे इन कर्मचारियों को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उतनी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ इन कर्मचारियों को ना तो सुरक्षा के नाम पर पीपीई किट, मास्क या सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जा रहा है और ना ही समय पर सैलरी मिल रही है। यहाँ तक कि पिछले 3 महीने की सैलरी इन्हें नहीं दी गई है। इसी के विरोध में अब ये कर्मचारी सड़क पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं। ये कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन कर रास्ता अख्तियार करने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में सफाई कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से उनको सैलरी नहीं दी गई है। साथ ही इस कोरोना के काल में उनके लिए किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। उन्हें मास्क नहीं उपलब्ध कराया गया है, सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध कराया गया, साथ ही पीपीई किट भी उन्हें नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। और आज ये कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि लगातार जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई तभी से लेकर ये कर्मचारी सफाई व्यवस्था का खास ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि पिछले लगभग 3 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई है, उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आने का भी डर है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, अब जो है जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने आज धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, ज्यादा जानकारी।
देखिए, बिल्कुल बता दें, दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगभग दिल्ली सरकार से और एमसीडी विभाग से दोनों से नाराज है, क्योंकि लगातार वो अपनी सैलरी को लेकर मांग करते आ रहे हैं और लगातार वही दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार उनको सैलरी नहीं दे पा रही है और कहीं ना कहीं जो लेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं दिक्कत से चिंता का विषय बना हुआ है, जिसी को लेकर लगभग कह सकते हैं 1 हफ्ते से दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं वो ऐलान कर रहे थे कि हम दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सिविक सेंटर का आज घेराव कर सकते हैं। यानी कि जो दिल्ली का एमसीडी विभाग का जो तीनों एमसीडी विभाग का जो कार्यालय है, यानी कि उसके बाहर आज प्रदर्शन करेंगे और लगभग उनके जितने भी तमाम रास्ते हैं उस ऑफिस के, तो उसको घेरा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी सरकार को जताने की कि लगभग जो 3 महीने से उनको जो सैलरी नहीं मिली है और राखी का जो त्योहार था उनका, वो भी उनका फीका मनाए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से सफाई कर्मचारी काफी नाराज है। और आज देखना होगा लगभग 10 बजे से लेकर शाम तक किस तरीके से वो अपना प्रदर्शन करते हैं और किस तरीके से घेराव करते हैं दिल्ली सरकार का और एमसीडी विभाग का। जी राजीव, लेकिन दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यही कहते हैं कि हम तो हर एक शख्स का ध्यान रखा है, साथ ही जितने भी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लेकर भी हमने प्रॉपर व्यवस्था की, उनका ख्याल रखा है। क्या ये बात सही नहीं है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुए, क्योंकि कोरोना महाकाल के अंदर जो सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का खिताब दिया गया था, मगर कोरोना योद्धाओं को पीपी किट तक नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि मास्क तक नहीं दिया गया था, सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, जो सफाई कर्मचारी थे जो कोरोना के कह सकते लोगों की मदद करने के लिए आगे आए थे और कोरोना योद्धा कहलाए थे, मगर केंद्र सरकार ने उनको कोरोना योद्धा तो बना दिया, मगर दिल्ली सरकार ने जो उनकी फैसिलिटी थी, यानी कि जो उनकी सुविधाएं थी, वो उन तक नहीं पहुंचाई। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से और जो सफाई कर्मचारी है, इन दोनों को जो बीच में जो खाई बनती नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। और इसी को लेकर भी जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने राखी से पहले अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन किया था और कोशिश ये की थी कि उनको सैलरी राखी से पहले मिल जाए, मगर कहीं ना कहीं 1 महीने की सैलरी मिली और वो भी राखी के त्योहार के बाद, यानी कि उनका जो राखी का त्योहार था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ा और कहीं ना कहीं उनका जो कोशिश ये की जा रही थी सफाई कर्मचारियों की कि अब जो सैलरी है वो टाइम से मिले, मगर अभी भी सैलरी 3 महीने की रुकी हुई है। उसी को लेकर ही दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने प्रदर्शन के लिए उतारू हो रहे हैं और आज सिविक सेंटर का जो घेराव करेंगे वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी कि दिल्ली सरकार उनको समय से सैलरी दे, क्योंकि इसके अंदर जो रिटायरमेंट लोग हैं उनको तक पेंशन नहीं मिल रही है। अगर रिटायरमेंट लोग को पेंशन नहीं मिलेगी तो वो अपना गुजारा बचारा जो कैसे करेंगे, क्योंकि उनको दवाइयां भी लेनी होती है, क्योंकि उनकी उम्र हो जाती है लगभग 70 से 80 साल की अलग अलग उम्र हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको दवाई वगैरह की जरूरत पड़ती है, मगर वो एक रिटायरमेंट की जो पैसा मिलता है उन्हीं से अपना गुजारा बसारा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी मांगे हैं राजीव, बहुत सारी मांगे हैं, साथ ही कहीं ना कहीं सरकार को अब इनकी मांगों को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।